हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 4 देखेंगे, ओके, जिसका नाम है टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसका इस प्लेलिस्ट पे जो वीडियोस होंगे उसका मैं कुछ एक आइडिया दे देता हूँ कि जो हमारी प्लेलिस्ट होगा ये ओनली हिस्ट्री का होगा, राइट। ये हिस्ट्री क्लास 6 से लेके 7, 8, 9, 10 ये चारों क्लासेस के रहेंगे, ओके। ये टोटल 6 to 10 का सारा हिस्ट्री का जो चैप्टर्स होगा मैं उसको क्या कहते हैं एक अलग से निकाल के इसी में डाल दूंगा। आपको ऐसा मिक्स नहीं करना पड़ेगा कि ज्योग्राफी भी अगर क्लास 7 या 6 पढ़ने गए तो ज्योग्राफी पहले पढ़ना एक सीक्वेंस में बस पढ़ रहे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी हर कुछ पढ़ना पड़ा, ऐसा नहीं होगा। आपका एक कनेक्शन बैठ पाए कि हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया क्लास 6 से तो क्लास 10 तक एक हिस्ट्री पूरा कंप्लीट, उसके बाद ज्योग्राफी और मे बी पॉलिटी, ओके। इस तरह से उसी के बेसिस पे मैं करने जा रहा हूँ। एक चैप्टर 4 से ही इसका हिस्ट्री स्टार्ट था, इस वजह से मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जितना भी हिस्ट्री होगा मैं इसके करते जाऊँगा, ओके। तो चलिए इसका चैप्टर 4 देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, राइट। तो सबसे पहले कुछ आते हैं, चलिए कुछ चीज़ें इसका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट को हिस्ट्री कहते हैं। जो अपना पास्ट है उसको हिस्ट्री कहते हैं। एक बेसिक से देख रहे हैं हम लोग, ओके। यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ विच वी ह्यूमंस ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट, द मोस्ट रीसेंट वन। तो ऐसा कहा जाता है, साइंस के बहुत सारे एविडेंस मिले, बहुत सारी चीज़ मिले कि अर्थ हमारा बहुत पुराना है और उनमें जो हम लोग ह्यूमन है वो हम लोगों ने काफ़ी काफ़ी कम टाइम इस अर्थ पे बिताया अभी तक, और वो भी अभी रिसेंट वाला, बहुत पुराना नहीं बिताया, ओके। उसका क्या है उससे सबसे पहले तो उसका दिखाया गया एक फिगर है कि सबसे पहले अर्थ बना, उसके बाद सिंगल सेल्ड बना एक ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट सेल वाला। उसके बाद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आया, फिर क्या कहते हैं बैक्टीरिया आया, उसके बाद स्पॉन्जेस फंगाई आया, उसके बाद कोरल्स आया, एंड देन फिश वर्टिब्रेट्स आया, देन इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, फिर शार्क्स, फिर रेप्टाइल एंड डायनासोर, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स, और फिर फ्लावर्स एंड बीज। उसके बाद क्या कहते हैं प्राइमेट्स, फिर फायर, देन होमोसेपियन। होमोसेपियन किसको कहते हैं? ह्यूमंस को ही होमोसेपियन कहते हैं। उसके बाद इंस्क्रिप्शंस आया जिसको राइटिंग भी कहते हैं, ओके। तो ये इसका एक सिंपल सा ग्राफ दिया गया, ओके। तो इसको हम देख सकते हैं बस एक आइडिया रखने के लिए। तो चलिए अब चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, सम ऑफ देम आर ट्रेंड टू अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड हेल्प अस लर्न अबाउट इट्स पास्ट एंड ऑल्सो आवर पास्ट। तो बहुत सारे लोग हैं क्या हमारे हिस्ट्री को पढ़ते हैं, अर्थ की हिस्ट्री को, और वो सिखाए गए, टीच किए, वो पहले से ही पढ़ के आए हुए हैं हमारे अर्थ का क्या सीक्रेट कैसे जानना है, उसको अनकवर कैसे करना है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं, ओके। तो जैसे कि किस किस तरह के लोग इसके लिए ट्रेंड होते हैं, राइट। देखते हैं सबसे पहले जियोलॉजिस्ट है, फिर पैलियोंटोलॉजिस्ट है, फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, एंड फिर आर्कियोलॉजिस्ट है। तो देखते हैं ये टर्म का मतलब क्या होता है। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये, तो ये स्टडी द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ लाइक द सॉइल, स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स। ये क्या करते हैं अर्थ का फीचर पढ़ते हैं, फिजिकल फीचर, जैसे सॉइल कैसा होगा, उतना कितना पुराना, स्टोन कितना पुराना, हिल्स, माउंटेन्स, ये माउंटेन्स कैसे बना होगा, क्या प्लेट्स क्या हुए होंगे, अर्थ के बारे में बताता है, ओके। एग्जाम्पल में जैसे रिवर, सीज, ओशियंस, इटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अर्थ के पार्ट्स को जानता है और बताता है, ओके। उसके बाद आता है पेलियोंटोलॉजिस्ट, ओके। ये जो है तो कहा था स्टडी द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल। तो ये क्या करता है कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन जितने भी होते हैं ये पुराने बहुत मिलियन ईयर से ही हम लोग अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके फॉसिल फॉर्म को, उसके हड्डियों के जो फुटप्रिंट हो गए, हड्डियाँ हो गए, उसके कुछ भी सेल जैसे हो गए तो उसके बारे में स्टडी करता है। तो देखो फॉसिल्स का भी कुछ है, इंप्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स और द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल दैट आर फाउंड प्रिजर्व्ड विद इन लेयर्स ऑफ सॉइल रॉक्स। मतलब धरती के अंदर, सॉइल के अंदर, लेयर के अंदर कुछ भी मिला हो, किसी इंसान का हड्डी मिला हो, जैसे डायनासोर का हड्डी बहुत सारा मिलता है, उसी से पता चलता है ना पेलियोंटोलॉजिस्ट को कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, ओके। उसके बाद आता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या स्टडी होता है ना कि ह्यूमन सोसाइटीज को पढ़ता है, उसके बारे में जानकारी निकालता है कि कैसा कल्चर रहा होगा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा रहा होगा, उसका कल्चर कैसा रहा होगा, उसके बाद कैसा रहा होगा, जैसे हमारा रिसेंट टाइम है हमारा कल्चर कैसा, तो हर चीज़ को ही पढ़ता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उसके बाद आता है आर्कियोलॉजिस्ट, स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप that people, plants and animal left behind such as tools, pots, beads, figurines, toys, bones and teeth of animal and human, bone grains, parts of house and bricks among others। देखो आर्कियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, ये डिग करते हैं, खुदाई करते हैं, जो भी लोगों ने छोड़ा है, लोगों के द्वारा छोड़ा गया या फिर प्लांट के द्वारा रह गया, एनिमल का कुछ रह गया, जैसे कि कुछ पहले सबसे पहले इंसान आए होंगे, कुछ टूल्स बनाए होंगे, पॉट्स बनाए होंगे, मटका या कुछ भी बनाए होंगे, बीड्स जो लगाते हैं नेकलेस टाइप का, कुछ भी फिगर वगैरह, टॉयज या कुछ भी, बोन्स या टीथ, कुछ भी, उनके बारे में बताता है कि पार्ट्स ऑफ हाउस, ब्रिक्स, किस तरह का हाउस बनता था, उसके बारे में बताता है कि खुदाई करता है, उसके बारे में उसको पढ़ता है, ओके। आर्कियोलॉजिस्ट का वही काम है। अब आता है हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। तो सबसे पहले ये बहुत बार रिपीट होगा कि टाइम BC ऐसे रिपीट होगा, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि टाइम होता क्या है, टाइम को कैसे मेजर करते हैं हिस्ट्री में, ओके। Each society and culture has had its own ways of measuring time. Major events such as the birth of an important person or the start of ruler's reign have often marked the beginning of a new era. तो कहता है क्या कि हर सोसाइटी और हर कल्चर का एक मेजरिंग टाइम होता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा इंसान, उसके उस एरा में कोई बहुत बड़े महान इंसान ने जन्म लिया होगा, उसके नाम पे टाइम मेजर किया जाता है, या फिर कोई रूलर आया हो
उसके नाम पे टाइम का स्टार्ट हुआ, कितना इतना में इसका बर्थ था, उसके बाद का ये बात है, उससे पहले का बात है, ऐसा वाला चीज। तो एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन ठीक है, ग्रेगोरियन एरा किसको कहते हैं? अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम को ही एरा कहते हैं, मतलब किसी भी टाइम पीरियड को एरा कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 2000, जैसे 1700 से लेके 2000 तक, जैसे ये टाइमिंग हो गया 17 सॉरी या 1700 से लेके अभी 2000 तक, ऐसा वाला ये एरा हो गया कि हाँ एक टाइम पीरियड है। ओके, तो ऐसा वाला है। तो अब उसके बाद देखते हैं द एट प्रेजेंट द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड वर्ल्ड वाइड साइड बाय साइड। हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, Chinese and other calendars are also used for calculating the dates of festival and other auspicious events। तो हम लोग जो आजकल यूज हो रहा है इसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं और ये वर्ल्ड वाइड यूज होता है। हर किसी भी कास्ट के, किसी भी धर्म के लोग इसी को यूज करते हैं। हिंदू, मुस्लिम सबको सेम ही इसी कैलेंडर को यूज करते हैं किसी भी फेस्टिवल के लिए या कुछ भी इवेंट के लिए। तो देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द कैलेंडर नाउ यूज वर्ल्ड ओवर इट हैज 12 मंथ, तो हम लोग सब जानते हैं 12 मंथ होता है इसमें। आई थिंक 365 डेज होता है एंड अ लीप ईयर होता है, एवरी 4 ईयर में होता है। और क्या कहते हैं, सेंचुरीज होता है 1800, 1900, 2000 ऐसा। तो उसके बाद लीप ईयर का क्या मतलब होता है? 4 से जो डिवाइड हो जाए, 4 का मल्टीपल जो भी हो वो क्या होता है? लीप ईयर में आता है। ओके, चलो ये हो गया आपका। इन द वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज जनरली बीन taken to the starting point for this calendar. Years are counted forward from this point and used to mark with AD, an abbreviation for a Latin phrase that refers to the years after Jesus' birth. However, this is now called common era or see across the world। तो देखो वेस्ट में मतलब कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं या कुछ भी है ना, उनमें जनरली ऐसे टाइम का एरा का कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, जैसे कि उसमें बोलते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, या फिर एडी जैसे कि आफ्टर, ये क्या कहते हैं एडी, जैसे कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ से इसको मार्क करते हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद ये चीज हुआ है या उससे पहले हुआ है। तो ये सब चीज यूरोपियन कंट्रीज में जनरली होता है। हमारे इधर तो क्या कहते हैं, ग्रेगोरियन यूज होता है जनरली। ओके, हाउएवर दिस इज नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा और सी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये क्या कहते हैं, सी जैसे बोलते हैं, सी आ गया तो उसको कॉमन एरा भी कहते हैं, वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड भी यूज करता है। फॉर एग्जांपल 1947 द ईयर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस कैन बी रिटन एज 1947 एडी, समटाइम्स एडी 1947 और 1947 सी। मतलब क्या कहते हैं, इस जो इंडिपेंडेंस हुआ हम लोग का, ये तो रिसेंट टाइम हो गया ना, 1900 का ये टाइम, 1947 ये क्या हो गया, सी मतलब कॉमन एरा हो गया ये सब। ओके, सिमिलरली द इयर्स बिफोर कन्वेंशनल डेट फॉर द बर्थ ऑफ जीसस are counted backwards and used to mark with BC or before Christ. They are now called as before common era or BCE. For example, 560 BC is an approximate year of birth of Gautam Buddha। देखो हम लोग क्या होता है ना कि बहुत जब ऐसा टाइम नहीं था 1947 या 1847, ऐसा कन्वेंशनल डेट जब नहीं हुआ करता, तो हम लोग यूज क्या करते थे, बैकवर्ड में टाइम कैलकुलेट काउंट क्या करते थे। जैसे एक टाइम हो गया BC बिफोर क्राइस्ट 500, जैसे यहाँ देखा हुआ 500 बिफोर क्राइस्ट एरा, ऐसा गया। अब इसका तो नाम बिफोर कॉमन एरा आ गया, एक्चुअली इसको रिनेम कर दिया गया, बट पहले ऐसा किया जाता था। अब उसी में जैसे कि एक एग्जांपल लिया गया 560 BC इज एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ होता है इसमें 560 BC जो था बिफोर कॉमन एरा, इसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं, कैलकुलेट हाउ मेनी इयर्स दैट वाज। चलो इसको पहले इसको थोड़ा सा ये फिगर दे दिया था, 3 लाख ईयर बिफोर क्या बिफोर क्राइस्ट एरा। उसमें क्या होता है, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रॉक आर्ट इन वर्ल्ड, ये 40,000 BC में, 40,000 ईयर BC में ये क्या कहते हैं, किसी रॉक पे आर्ट मिला था, उससे पहले आइस एज था, उससे पहले भी कुछ रहा होगा। तो ये क्या कहते हैं, एरा इस तरह से होता था, BC पे एब्रिविएट करते थे, उस पर डालते थे, उसी के आधार पे एक एरा का टाइमलाइन, उस टाइम को कैलकुलेट करते थे। ओके, जब पे कन्वेंशनल नहीं था, जब एक फिक्स नहीं था, जैसे अभी तो बढ़ रहा है, जैसे 2024 ऐसा वाला है, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ करता था एग्जैक्ट वाला, तब ऐसे करते थे कैलकुलेट। ओके, तो कुछ फिगर देखते हैं। 12,000 BC में एंड ऑफ लास्ट आइस एज का इसमें एंड हो गया था। उसके बाद फर्स्ट सेटलमेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 BC में फर्स्ट एग्रीकल्चर हुआ था। उसके बाद 6000 BC में पॉटरी एंड टेक्नोलॉजी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये टेक्नोलॉजी आने लगा था, पॉटरी टेक्नोलॉजी सब कैसे घड़ा या पॉट्स जो बनाते हैं वो कैसे बनता है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने लगा था। अब उसके बाद 4000 से थोड़ा पहले बिगिनिंग ऑफ कॉपर मेटलर्जी, मतलब कॉपर का यूज होने लगा था टूल्स बनाने में। उससे भी पहले थोड़ा द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी इन मेसोपोटामिया में वर्ल्ड का पहला सिटी भी बन चुका था। 2000 BC से पहले थोड़ा सा इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी आ चुका था, जो कि काफ़ी डेवलप था उस टाइम के हिसाब से। बर्थ ऑफ द बुद्धा, और 2000 के बाद बुद्धा का, गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ। उसके बाद जीसस क्राइस्ट का भी बर्थ हुआ। तो उसके बाद 2000 CE में हम लोग हैं। ओके, ये हो गया, ये हम लोग का टाइम लाइन जनरल बेसिकली हो गया। ओके, तो देखते हैं टाइम लाइन सी फिगर 4.3 ऑन पेज 62, या इसी के बारे में बात कर रहा है ये।
इसी टाइमलाइन के बारे में बात कर रहे हैं। 4.3 यही टाइमलाइन है, इसके बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है देखते हैं। फिगर इतना इज अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट एज इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट एंड इवेंट कवरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड। इसमें क्या था ना, एक बीसी पे कन्वेंशनल तो नहीं था, बट एक मार्क था लिखा हुआ, क्या कहते हैं, इतना बीसी में, इतना 4000 बीसी में, ये वो एक फिक्स था टाइमलाइन, उसके बेसिस पे हम लोग देखते थे। ओके, सीक्वेंस ऑफ डेट बनाते थे, राइट। इट रन्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट। और ये क्या है ना, जब इंसानियत का जन्म हुआ, ह्यूमैनिटी जब स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से तक प्रेजेंट का ये कैलेंडर एक तरह से कह सकते हैं उसको, राइट। With a few important landmarks, note that the dotted portion marks a skipped period. Otherwise, this timeline would have the almost 3 meter long. मतलब इसमें बहुत सारे डॉटेड भी छोड़ना पड़ा, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े लैंडमार्क रहेंगे, वो हटाना पड़ा, नहीं तो ये काफी लंबा होता, 3 मीटर लॉन्ग ये दिख जाता। ओके, ये सिंपल वैसा ये पास्ट था, 560 में गौतम बुद्ध का हुआ, फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट आए, उसके बाद क्या कहते हैं 2000 सी है जिसमें हम लोग हैं। ओके, उसके बाद फ्यूचर होगा। एक सिंपल सा टाइमलाइन है। A timeline also helps in understanding the order in which historical events take place. एक टाइमलाइन क्या होता है ना, हम लोग को हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताता है, कैसे प्लेस लेता है और कैसे कब क्या हुआ था। ओके, फॉर एग्जांपल, जैसे कि इवन विदाउट लुकिंग एट डेट्स यू कैन नाउ सी द बर्थ ऑफ बुद्धा अकर्स बिफोर जीसस, राइट। जैसे कि हम लोग अभी डेट देखे बिना भी हम लोग बस ये बता सकते हैं लैंडमार्क कि जीसस क्राइस्ट से पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, और उसी की तरह हम लोग ये भी मान सकते हैं जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ हुआ था गौतम बुद्ध के बाद हुआ था। एक सिंपल सा दिमाग में रख सकते हैं विदाउट एक स्पेसिफिक कैलेंडर देखे। ओके, इसका ही मतलब हुआ। सेंचुरी किसको कहते हैं, जो 100 ईयर्स का एक टाइम पीरियड होता है उसको सेंचुरी कहते हैं। ओके, हम लोग करेंटली 21st सेंचुरी में। मिलेनियम किसे कहते हैं, इट इज एनी पीरियड, मिलेनियम 1000 ईयर्स जब किसी टाइम पीरियड में होता है उसको मिलेनियम कहते हैं। ओके ओके, चलो यही बेसिक सब चीज़ें। ओके ओके, अब उसके बाद आता है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, राइट। अब अपना जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं उसका सोर्स है क्या, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या वो सही है क्या गलत है, कुछ उसका सोर्सेस तो कुछ होंगे ना। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या होता है, अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट सम पास्ट इवेंट और पीरियड। मतलब कि सोर्स कैसे क्या हो सकता है, कुछ प्लेस हो सकता है, वहाँ कुछ खुदाई में मिल सकता है, कुछ पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ टेक्स्ट लिखा होगा वहाँ का, स्टोन पे कुछ टेक्स्ट होगा, या फिर कुछ भी मेटल पे होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, उससे गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन, वही तो हम लोग का सोर्स होता है ना हिस्ट्री का, वहीं से हम लोग कर सकते हैं। ओके, सिंपल बात है, आप लोग अपने फैमिली के बारे में जैसे कैसे पता कर सकते हो, फोटोग्राफ होगा, डायरी होगा, आईडी कार्ड होगा, बहुत कुछ होगा, आपके फादर क्या करते थे, आपके ग्रैंडफादर क्या करते थे, वो नहीं ग्रैंड पेरेंट क्या करते थे, तो उनके बारे में तो कहीं ना कहीं कुछ लिखा ही होगा ना, तो उसके वजह से ही पता लगता है, या फिर आपके फादर बता देंगे कि उनके ग्रैंडफादर क्या करते थे, तभी तो हिस्ट्री पता चलता है ना। तो देखते हैं, चलिए ये तो हो गया। एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल्स अ स्टोरी एंड is like a piece in jigsaw puzzle. The object that you see around your house conveys something of history of your family. Similarly, we can put together historical events through a variety of sources, but keep in mind that in some case of history, quite a few pieces of puzzle may remain missing. तो क्या होता है कि हम लोग के आसपास जितनी भी चीज़ हम लोग देखते हैं ना, एक दूसरे से वो कनेक्ट कर पाता है, उस वजह से ही हम लोग को अपना फैमिली बैकग्राउंड पता चलता है, फैमिली हिस्ट्री पता चलता है, क्या हो सकता है, यहाँ का हिस्ट्री क्या रहा होगा, हमारे फादर के फादर कैसे रहे होंगे, ऐसे वैसे, तो कुछ ना कुछ हिस्ट्री बताते रहता है। और ये जिक्सॉ पजल क्या पजल टाइप का होता है ना, जो कि एक दूसरे से कनेक्ट करते करते, तो एक बात दो चार बात ऐसे, उसी तरह इसको बात से मिलाएगा, एक दो चार बात मिलेगा तो अपने आप सीरीज ऑफ इवेंट बनेगा, तो अपने आप समझ आने लगा ओ ये हो सकता था, एक पॉसिबल थिंग है ये। ओके, तो पजल सॉल्व होते होते एक परफेक्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री बन जाता है। ओके, ऑब्जर्व द फिगर एट द बॉटम ऑफ द पेज, इट ब्रिंग्स टुगेदर द मेन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर देम ऑल। मतलब हम लोग अभी याद करने की जरूरत नहीं, बस एक देख लेते हैं इसमें क्या सोर्सेस थे। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉपर प्लेट्स, कॉइन्स, ये सब किसमें आते थे, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या हो गया, लिखा हुआ चाहिए, कॉपर प्लेट में कुछ लिखा होगा, कॉइन में कुछ लिखा होगा, मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसा। अब क्या कहते हैं, जेन्यूलॉजिकल और फॉल्कलोर, मतलब कि पुरानी, कहते हैं ना, बोलते हुए आप लोग सुने भी, एक कहावत है, बूढ़े पुराने कहावत कहते थे उसको, ओरल सोर्स कहते हैं, मुंह से बोला हुआ चीज उसको। ओके, वेदास एंड इतिहास, पोएम्स एंड प्लेस, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट, ये इंडियन लिटरेचर में होता है। वेद, इतिहास, जितना पोएम, प्लेस, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, जैसे कुछ भी हो, राजा महाराजा कुछ भी हो, पुराने अकबर, ये सब तो इतिहास ही है ना। वेदास जैसे ऋग्वेद, सामवेद, ऐसा हो, हर कुछ इसी में आता है, इंडियन लिटरेचर में आता है। ओके, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट भी कुछ मिल सकते हैं इसमें। ओके, उसके बाद आते हैं ट्रैवल लॉग्स और हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, मतलब कि पुराने कैसे कहाँ से ट्रैवल हुआ, क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कौन बाहर से आया, जैसे अंग्रेज ब्रिटिश लोग आए इंडिया में कैसे आए, फॉरेन अकाउंट्स हो गया। ओके, बाहर का कौन क्या आया नहीं आया। ओके, और उसके बाद आता है पैनल्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ये सब क्या आर्टिस्टिक सोर्सेस हो गया, आर्ट वाइज। पैनल्स कैसा स्कल्पचर, मतलब कैसा वहाँ का स्कल्पचर बना होगा, पेंटिंग कैसा होगा, ये सब आर्ट में आता है, राइट। अब आता है हैबिटेशंस एंड बेरियल्स, पॉटरी एंड टॉयज, फिगराइंस एंड ऑर्नामेंट्स, टूल एंड वेपन्स, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स। ये एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन क्या होता है ना, एक्सकेवेशन को हिंदी में कह सकते हैं खुदाई कह सकते हैं। ओके, जैसे बोलते हैं जेसीबी की खुदाई, राइट, वही वाला खुदाई है। ओके, तो ये जो जितने भी ब्यूरियल, मतलब कि गाड़ी गए हुए चीज़ें, पॉटरी, मतलब पॉटरी एंड टॉयज, मतलब कि जितने मटके या कुछ भी टॉय, खिलौना कुछ भी होगा, फिगरिन, ऑर्नामेंट्स, कुछ भी मेट, बर्तन वर्तन कुछ भी होगा, तो खुदाई में जो जो चीज़ मिलता है ये सब इसके आते हैं। ह्यूमन, एनिमल, रिमेन, मतलब बोन, हड्डी, कुछ भी है। ओके,
ये खुदाई में आते हैं, एक्सकेवेशन। ओके, मॉन्यूमेंट्स एंड माउंट्स मतलब कि एक ये स्ट्रक्चर में आते हैं, इस तरह का मॉन्यूमेंट रहा होगा, इस तरह का माउंट मतलब कि इसका शेप कैसा रहा होगा, कुछ ऑर्नामेंट का शेप रहा होगा। मॉन्यूमेंट मतलब कुछ बड़ा सा ही, किसी का जैसे फेस का हो गया, किसी का मॉन्यूमेंट ही होता है ना, वो स्ट्रक्चर में आ गया कि ये कैसा रहा होगा उस टाइम में। ओके, ये सिंपल सा था। ये आते हैं स्ट्रक्चर, इसमें आते हैं एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आते हैं, ये भी खुदाई में ही आ जाता है, आर्कियोलॉजिकल। ओके ओके, तो चलिए अब आता है, वी विल नाउ यूज सम ऑफ देम एज वी गो अलॉन्ग व्हेन। हाँ, इसके बाद हम लोग जाते जाते देखेंगे क्या क्या होता है। ओके, when historians study, say, a king or queen of 1500 years ago, an ancient monument, a war, or some item of trade, they take great care of to gather information from as many sources as they can find and consult. Sometimes the source confirm each other, the jigsaw pieces match. At other times, source may give contradictory information, the jigsaw pieces don't match. देखो, अब कहता है क्या ना, हिस्टोरियंस जो होते हैं ना, वो बहुत तरीके से क्या कहते हैं, वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, गैदर करता है, राइट। वो जैसे कोई राजा 1500 ईयर से वो रहा होगा, कोई क्वीन रही होगी, तो उसके बारे में कोई एंशियंट मॉन्यूमेंट रहा होगा, कोई बैटल रहा होगा, कुछ भी वॉरियर कुछ भी हो, उसका एक इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और उसको एक पजल के थ्रू बिठाता है। यहाँ ये हुआ था तो यहाँ ये हो सकता है, अच्छा इस राजा ने ये किया था तो इस राजा ने भी ऐसा ही कुछ किया था, तो हो सकता है मे भी यहाँ हो। तो एक पजल बिठाता है, धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होने लगता है, सीरीज ऑफ इवेंट बनता है, तो जिससे सोर्सेस फैक्ट जैसे लगने लगते हैं। ओके, तो समटाइम क्या होता है ना कि ये जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, जैसे 4 टाइप का इन्फॉर्मेशन आ गया, 4 टाइप्स की इन्फॉर्मेशन आ गई, लेकिन वो मैच नहीं करता, तो कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होता है। यार ये तो हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये तो यहाँ ऐसा बात बोल रहा है लेकिन यहाँ से तो ऐसा बात पता चला, कॉन्ट्रडिक्शन भी क्रिएट होता है, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे और भी स्टडीज, जब केस स्टडी होते हैं तो सोर्स मिलता है, तो तब धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट बनता है, हिस्ट्री का एक सीरीज बनता है, तो उससे वो कंफर्म कर पाते हैं हाँ ये ही एक परफेक्ट हिस्ट्री हो सकता है। ओके, हिस्टोरियंस किसको कहते हैं देख लेते हैं, पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट, जो भी इस पास्ट को स्टडी है उसके बारे में लिखता है, पढ़ता है, उसी को हिस्टोरियन कहते हैं, सिंपल बात। अब देखो, हु कंट्रीब्यूट्स टू ऑल दीज सोर्स ऑफ हिस्टोरियन देमसेल्व्स बट आल्सो आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट। देखो, अब कहता है कि ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री में कौन कौन से लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, किसकी वजह से हिस्ट्री बन पाता है, किसकी वजह से हम लोग जान पाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट, उसके बाद एपिग्राफिस्ट किसको कहते हैं, जो इंस्क्रिप्शन, एंशिएंट इंस्क्रिप्शन, जो पुराने लिखावट में लिखा गया, बहुत एंशिएंट लिखावट में लिखा गया हो, उसी को एपिग्राफिस्ट कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर कल्चर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, जो ह्यूमन सोसाइटीज और उसके कल्चर को पढ़ते हैं, जानते हैं, बताते हैं। एक्सपर्ट इन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस एंड सम, मतलब कि सब तरह के लोग लिटरेचर के एक्सपर्ट, लैंग्वेजेस के, बहुत तरह के ऐसे मिल जाने के बाद एक हिस्ट्री क्रिएट होता है, राइट। सबके इन्फॉर्मेशन को एक साथ लाते हैं, तब जाके एक हिस्ट्री बनता है, हिस्ट्री का एक परफेक्ट, एक ट्रस्टेबल इन्फॉर्मेशन बनता है, राइट। अब कहता है, इन एडिशन इन लास्ट 50 years and so scientific studies have been contributing more and more to the construction of the past. For example, studies of event and studies of ancient climates, chemical studies of excavated materials and studies of genetic of ancient people have provided fresh insights. तो कहता है ये ना, कुछ लास्ट 50 years में क्या हुआ कि हम लोग का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से ना रिकंस्ट्रक्शन, पहले कैसा रहा होगा उसका रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है पास्ट का, उसका स्टडी करते करते पहले का क्लाइमेट कैसा रहा होगा, जैसे आइस एज था कैसा रहा होगा, वो केमिकल स्टडीज, जैसे कि वहाँ का केमिकल क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कैसा रहा होगा, वहाँ का एयर उस टाइम का कैसा रहा होगा, ये सब चीज़ पता चल सकता है। और उस टाइम का जेनेटिक्स कैसा रहा होगा, ह्यूमन का जीन कैसा रहा होगा, जैसे कि 8 फीट के हुआ करते थे, तभी बोला जाता है बहुत के लोगों के, हमारे होने से पहले क्या कहते हैं 8-9 फीट के लोग हुआ करते थे, तो धीरे धीरे जेनेटिक्स में ऐसा डिप्लीशन हुआ तो अब ऐसे होने लगे। ओके, तो उनके बारे में एक नया इंसाइट बताता है, राइट। उसके बाद आता है उसके बाद आता है, एंड व्हेन हिस्टोरियंस स्टडी recent history, which usually means the last 2 or 3 centuries, another source is newspaper. For last few decades, electronic media, television and internet etc. can be consulted, right? तो अब क्या होता है, रीसेंट टाइम का हिस्ट्री कैसे पता लगा सकते हैं, इसके लिए तो सिंपल है, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर होंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि टीवीज में, टेलीविजन, इंटरनेट, इससे हम लोग को पता चल सकता है। ये रीसेंट हिस्ट्री है, तो इसका जानना उतना मुश्किल नहीं है, इसका हर कुछ एक इंस्क्रिप्शन बना हुआ है जनरली। ओके, जेनेटिक्स क्या होता है ना, सिंपल जान जाता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज हाउ इन प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमंस सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स गेट पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब जेनेटिक्स ऐसा चीज होता है जिसमें कि पुरानी जनरेशन से आगे का जनरेशन में क्या डिफरेंस, चेंजेस हैं, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स पास हुआ, ह्यूमन, एनिमल सब में, प्लांट्स में, यही एक जेनेटिक्स होता है। ओके, राइट। अब उसके बाद आता है ना, ये देखो कॉइन है, ये क्या कहते हैं, ऐसा कॉइन रहा होगा, ये कॉपर का कॉइन किसी भी सिविलाइजेशन में ऐसा रहा होगा, ऐसा क्या कहते हैं, स्कल्पचर्स रहा होगा, कुछ ऐसा कुछ रहा होगा, तो एक बेसिक आइडिया देता है कि ऐसा ऐसा हिस्ट्री रहा होगा। अब आता है क्या ना, द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो ह्यूमन का जो हिस्ट्री का जो बिगिनिंग है वो कैसे हुआ, राइट, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस बायोलॉजिकल टर्म है ह्यूमंस नहीं, राइट, हैव वॉक्ड द प्लैनेट फॉर अबाउट 3 लाख years. This appears to be very long time, yet it is only a tiny fraction of Earth's history. तो क्या कहता है ना, हम लोग का जो ह्यूमन है, हम लोग ह्यूमन जो इस प्लेनेट पे ओनली 3 लाख ईयर से ही
इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, उससे पहले से ही हमारा अर्थ काफ़ी टाइम पहले से ही हमारा अर्थ एग्जिस्ट करता था, और हम लोग तो कभी काफ़ी टाइम से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है अर्ली ह्यूमन फेस्ड मेनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लिव्ड इन बैंड्स और ग्रुप्स टू हेल्प ईच अदर। दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर एंड फूड एंड वेर मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स। अब कहता है ना अर्ली ह्यूमंस, मतलब हम लोग का जो फर्स्ट ह्यूमन कह सकते हैं, मतलब बहुत पुराने एंशियंट टाइम में ह्यूमन क्या किए होंगे शुरुआत में, वो बैंड्स में ग्रुप्स में मिलकर रहते होंगे, एक दूसरे का हेल्प करते होंगे, और वो क्या करते थे कॉन्स्टेंटली शेल्टर मतलब रहने का जगह खोजते होंगे, फूड रहने का जगह, फिर खाने के लिए कुछ, और वो क्या करते हैं मेनली वो लोग क्या हुआ करते थे हंटर्स, मतलब कि जानवर को मार के खाते थे, एंड गैदरर्स मतलब कि जो भी चीज़ गैदर कर सकते थे, कलेक्ट कर सकते थे, जैसे फ्रूट्स या कुछ भी एनिमल ही मार के गैदर करके रखते थे जो कि बाद में खा सकते थे। ओके, दिस मीन्स दैट दे रिलाइड ऑन हंटिंग एंड कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर सर्वाइवल। यही है कि गैदरर्स हुआ करते थे, कलेक्शन करते थे। ओके, our early ancestors also had certain beliefs about natural elements and possibly also some notions of afterlife। देखो कहता है कि हमारे जो एंशियंट क्या कहते हैं एंशियंट एंसेस्टर्स रहे होंगे ना, उनको एक सर्टेन बिलीफ भी था, उनका एक विचारधारा, एक नहीं कहते हैं बिलीफ है किसी का, तो उनको कुछ बिलीफ रहा होगा। एलिमेंट का जैसे बोलते हैं ना, आग, पानी, फायर, अर्थ, वाटर, स्काई, ये 5 एलिमेंट होते हैं, तो सोयल जिसको अर्थ भी कहते हैं, या 5 एलिमेंट है, तो उसके बारे में भी आइडिया था, कुछ उनको एक आइडिया होने लगा था, बट और थोड़ा सा आइडिया उनको आफ्टर लाइफ क्या होता है, मरने के बाद क्या हो सकता है, एक बिलीफ नहीं होता, एक बिलीफ कह सकते हैं, हर कल्चर का एक बिलीफ होता है, उनको एक बेसिक आइडिया ऐसा बिलीफ था, राइट। अब कहता है दिस ग्रुप्स lived in temporary camps, rock shelters or caves and communicated with each other using languages that are now lost। ये लोग क्या करते थे ना, एक टेम्पररी कैंप में रहा करते थे, जैसे रॉक का शेल्टर होगा, कुछ भी बना हुआ उसके नीचे रहते थे, जैसे बारिश से कैसे बचना है, कुछ भी छोटा छोटा टेम्पररी, परमानेंट नहीं हुआ करता था, क्योंकि इनको आता नहीं था बनाने, आता नहीं होगा बनाने, घर कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ओके, तो शेल्टर लेते थे, केव्स में मतलब गुफा में रहते थे, और एक दूसरे से कम्युनिकेटेड कैसे करते थे ना, वो अलग ही उनका लैंग्वेज रहा होगा, कुछ जो कि अभी लॉस्ट हो गया, वो लैंग्वेज के बारे में तो नहीं पता है, कुछ तो रहा होगा जिससे कम्युनिकेट वो लोग करते होंगे। दे यूज फायर एंड स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स दैट मेड देयर लाइफ इजियर। मतलब उसके बाद जब फायर का डिस्कवरी हुआ, उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट बनाने लगे वो धीरे धीरे, और उनसे उनका लाइफ क्या हुआ, इजियर होने लगा, इंप्रूव होने लगा। जैसे उसके बाद उन्होंने स्टोन का एक्स बनाया, कुल्हाड़ी बनाया स्टोन का, पत्थर का, एंड ब्लेड्स बनाया, एरोहेड जिससे कि वो लोग काट सकते हैं, एरोहेड जिससे कि हंट कर सकते हैं, मतलब अदर टूल्स बनाए जो कि कन्वीनियंस के लिए, उनके डे टू डे लाइफ कन्वीनियंस के लिए काम आ सके। ओके, एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग फाउंड इन 100 ऑफ केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब उनका जो लाइफ का क्या कहते हैं एस्पेक्ट, वो कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, तो उनका पेंटिंग्स होता था ना, वो बहुत सारे केव्स में मिला, बहुत जब हिस्टोरियंस खोजने गए तो बहुत सारा अराउंड द वर्ल्ड उनका पेंटिंग्स देखने को मिला। ओके, सम ऑफ दोस पेंटिंग्स डिपिक्ट सिंपल फिगर और a few symbol आर मोर डिटेल्ड एंड रिप्रेजेंट सीन्स विद एनिमल और ह्यूमन। मतलब कि कुछ पेंटिंग मिला तो वो तो सिंपल था, लेकिन कुछ पेंटिंग्स ऐसा मिला उस स्टोन पे, क्या कहते हैं, वो डिटेल्ड में था, और वो एनिमल और ह्यूमन एक साथ हुआ करते थे, मतलब कि अलग अलग उनका एक मीनिंग होता था, रिप्रेजेंट करते थे कुछ वो, राइट। इन टाइम दीज अर्ली ह्यूमंस लर्न टू मेक simple ornaments such as stone or shell beads, pendants made of animal teeth and sometimes exchange them with other group। मतलब जब ये सब सीख गए, तो ये सब ह्यूमन जब जान गए, फायर जान गए, और ये सब चीज़ बनाना जान गए, ब्लेड बन गया, ये सब चीज़ हो गया, तो उसके बाद वो लोग ना धीरे धीरे बहुत चीज़ बनाने लगे, जैसे कि सेल बीड्स, वो क्या कहते हैं इसको, वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्नामेंट भी इसको कह सकते हैं। सेल बीड्स जो होता है इसको वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्नामेंट भी इसको कह सकते हैं। ये एक तरह से ओशियन में ही पाया जाता है, वो पहनने के लिए एक नेकलेस टाइप का ही कह सकते हैं। ओके, एक ज्वेलरी टाइप का, वर्ल्ड का फर्स्ट ज्वेलरी सेल बीड कह सकते हैं। ओके, उसके बाद पेंडेंट मेड ऑफ एनिमल टीथ, एनिमल के टीथ का बना हुआ नेकलेस जो गले में लटकाते हैं उसको, एंड समटाइम्स एक्सचेंज देम विद अदर ग्रुप, और एक दूसरे ग्रुप से वो एक्सचेंज भी करते थे, कुछ रहा होगा उनका कम्युनिकेशन। ओके, द फर्स्ट क्रॉप्स, अब उसके बाद आता है, ये तो हो गया कि कैसे हिस्ट्री, अब उसके बाद क्रॉप्स, फर्स्ट क्रॉप कैसे रहा होगा, राइट, ये तो रहने का तरीका ऊपर जान गए हम लोग, अब क्रॉप कैसा रहा होगा पहले। Over long ages, the Earth's climate has gone through many changes. At certain times, it was very cold, and much of Earth was covered with ice। मतलब कि बहुत पुराने टाइम में जब भी अर्ली एज रहा होगा, तो क्या था, काफी क्लाइमेट काफी बहुत सारे चेंजेस के थ्रू गुजरा होगा, और एक टाइम पे ऐसा क्या होगा, कोल्ड रहा होगा, और उस टाइम क्या कहते हैं पूरा अर्थ जो आइस से कवर्ड रहा होगा, और उस एज को हम लोग क्या कहते हैं आइस एज के भी नाम से जानते थे। ओके, एज यू विल लर्न इन ग्रेटर डिटेल इन साइंस लेटर, व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, द आइस पार्शली मेल्टेड and the resulting water swelled and the existing rivers and eventually drained into oceans। The last ice age lasted over 1 lakh years ago and around 12,000 years ago। तो कहता है धीरे धीरे साइंस में आप लोग पढ़ोगे कि कैसे आइस जो था क्या कहते हैं धीरे धीरे पार्सली थोड़ा तो मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, धीरे रिवर बना, उसके बाद क्या कहते हैं ओशियन बना, और क्या कहते हैं धीरे धीरे, और आइस एज कब से कब तक रहा, 1 लाख ईयर एगो से लेके 12,000 ईयर एगो तक आइस एज रहा, राइट। अब आता है आफ्टरवर्ड्स लिविंग कंडीशंस इंप्रूव फॉर ह्यूमंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन। मतलब जब ये सब आइस सब खत्म हो गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, कंडीशन फॉर लिविंग क्या हो गया, एक इंप्रूव होने लगा कि अब इंसान थोड़ा सा एक अच्छे से रह सकता है, बहुत सारे अर्थ के बहुत सारे पार्ट में अच्छे से रह सकता है। ओके, कंडीशन आ गई, एनवायरमेंट आ गया ह्यूमन के रहने लायक, तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो सेटल डाउन होने लगा, एक परमानेंट जगह फिक्स करने लगा,
और क्या कहते हैं कल्टीवेट, मतलब कि वो अनाज उगाने लगा, वो उसका खेती करने लगा, ऐसा वो धीरे धीरे करने लगा। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल, गोट्स इटीसी। वो धीरे धीरे क्या कहते हैं जानवर जो होते थे पहले उनको धीरे धीरे क्या करने लगे, डोमेस्टिकेटेड मतलब वो पालतू बनाने लगे, राइट, जैसे कैटल, गाय, भैंस, बकरी जो होता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे एनिमल्स रहे होंगे, ओके, जैसे डॉग्स भी होगा, ओके। विद मोर फूड अवेलेबल दीज कम्युनिटीज ग्रो इन साइज एंड नंबर। अब जब बहुत सारा फूड अवेलेबल होने लगा, लोग जानने लगे कैसे फूड कल्टीवेट करते हैं, कैसे करते हैं, तो लोगों का क्या होता है, कम्युनिटीज क्या हुआ, धीरे धीरे साइज बढ़ने लगा। और वो क्या हो रहा, एंड ऑफन सेटल डाउन नियर रिवर्स। ये रिवर जो होता है नदी के अराउंड ही सेटल होने लगे। तो रिवर के अराउंड ही क्यों सेटल होंगे, क्योंकि दिस वाज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये हालांकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ ओनली रिवर के अराउंड इसलिए सेटल होना है क्योंकि वहाँ वाटर का ज़्यादा अवेलेबल है, उस वजह से नहीं, क्योंकि वहाँ है ना सॉइल जो होता है रिवर के अराउंड वो काफ़ी फर्टाइल होता है, मतलब वहाँ खेती आसानी से हो सकता है और ज़्यादा वहाँ अच्छे से हो सकता है। तो यही लिखा हुआ, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ सॉइल वुड बी मोर फर्टाइल, राइट। इट मेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इजियर, जैसे कि वो क्या करते हैं क्रॉप्स जिससे इजिली ग्रो कर सकते हैं, जैसे क्रॉप्स है उसमें बोलते हैं पानी का कमी हो गया, वो इजी रिवर के नजदीक होते तो फर्टाइल ज़्यादा होते तो पानी भी उसमें जल्दी आसानी से मिलता है, तो उससे क्या होता है क्रॉप जो होता है वो अच्छे से ग्रो करने लगे और ज़्यादा अमाउंट में कल्टीवेट कर सकते थे, ओके, ऐसा कुछ रहा होगा। उसके बाद देखते हैं, राइट, या अब देखते हैं एज कम्युनिटीज ग्रू so did their social complexity. Leaders and chieftains were responsible for well-being of the people and everyone collectively worked towards the community welfare. मतलब कि जब कम्युनिटी बढ़ने लगा तो क्या कहते हैं समाज में सोशल कम्प्लेक्सिटी, मतलब समाज में क्या हुआ ना कि लीडर्स बनने लगे, चीफ्टेंस मतलब चीफ बनने लगे, कि लोगों की रक्षा करना है, वो वहाँ का क्या कहते हैं सुरक्षा करेंगे, वहाँ के एक लीडर बन गया कि हाँ हम यहाँ का जिम्मेदारी लेते हैं, हम यहाँ के लोगों का ऐसा देखभाल करेंगे वो। और वो लोग क्या करते हैं वो कलेक्टिवली वर्क करते थे, कम्युनिटी वेलफेयर मतलब कि सोसाइटी में क्या चेंजेस लाना वो अकेले कोई नहीं करता था, वो सारा सोसाइटी मिलकर कम्युनिटी के बारे में सोचता था, क्या हेल्थ प्रोस्पेरिटी वेलफेयर मतलब ये हुआ हेल्थ प्रोस्पेरिटी एंड वेलबींग। किसी का हेल्थ खराब है, कुछ भी है, फाइनेंशियल स्टेटस खराब है, तो उसके बारे में सारा कलेक्टिवली मिलकर कम्युनिटी हेल्प करता था, ओके। फॉर एग्जाम्पल देयर वेर नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप, द लैंड वर कलेक्टिवली स्टोर्ड एंड हार्वेस्टेड। या इसका ये मतलब देखो अभी तभी क्या था, इंडिविजुअल ओनरशिप का सेंस नहीं था, मतलब कि एक ही इंसान सब कुछ संभालेगा, सब कुछ जानेगा, वही वहाँ का राजा था, ऐसा वाला कल्चर तभी नहीं आया। तो तभी का कल्चर क्या था, सब लोग एक साथ आके मिलके सोड मतलब क्या बीज रोपेंगे, खेती के लिए स्टार्ट करेंगे, क्रॉप लगाएंगे और उसको हार्वेस्ट भी एक साथ करेंगे, राइट। उनमें कभी भी उसमें ये सोच नहीं था कि अकेले अकेले सिर्फ हम ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं था। As time went by, hamlets grew into sizable villages that exchanged with mostly food, clothing and tools. मतलब कि जब धीरे धीरे क्या होना, हेमलेट्स मीन्स क्या होता है ना, छोटा सा गांव, स्मॉल विलेज कह सकते हैं। जब धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगा तो एक बड़ा विलेज बन गया, एक प्रॉपर विलेज बन गया। वो क्या होने लगा, धीरे धीरे गुड्स मतलब कि वहाँ का अनाज वहाँ क्या कहते हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करने लगे, एक विलेज दूसरे विलेज से अपना अनाज एक्सचेंज करने लगा, फूड, क्लोथिंग, मतलब कि जो भी चीज़ इस विलेज में जैसे यहाँ टूल कुछ बन रहा है तो वहाँ चाहिए नहीं तो एक्सचेंज करने लगे, यहाँ टूल के बदले वो फूड देगा, ऐसा कुछ एक्सचेंज आने लगा था, ओके। स्लोली नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज वर एस्टेब्लिश, मतलब कि धीरे धीरे क्या होना, कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन बात करने का तरीका आ गया और कैसे क्या एक्सचेंज करना है वो सब भी आ गया था, राइट। अमंग दीज विलेजेस दोज विलेजेस एंड सम ऑफ देम ग्रू इनटू स्मॉल टाउन्स, न्यू टेक्नोलॉजीज appeared, for example pottery for making pots and other clay objects. अब धीरे धीरे क्या हुआ ना कि ये जो विलेजेस धीरे धीरे इतने बढ़ने लगे तो वो कुछ विलेजेस टाउन भी बन गए और धीरे धीरे उनमें क्या ना टेक्नोलॉजी आने लगा, धीरे धीरे वो लोग बढ़ते गए समझते गए और टेक्नोलॉजी आने लगा। तो जैसे कि धीरे बनने लगा पॉटरी, जैसे कि पॉट जिसको हम लोग घर में मटका कहते हैं ना, मिट्टी का बर्तन बनने लगा, जिससे वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, तुमको मिट्टी का बर्तन देंगे तुम अपना ही एक्सचेंज करो, फूड दो या क्रूड दो, ऐसा कुछ एक्सचेंज रहा होगा, राइट। तो सबसे पहले उसका क्या करना है, यूज ऑफ मेटल, कॉपर फर्स्ट सबसे पहले क्या यूज किया गया, यहाँ से ये भी जान सकते हैं कॉपर सबसे पहले फर्स्ट यूज हुआ, उसके बाद आयरन का यूज होने लगा, विच हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल्स, इससे क्या होने लगा कि मजबूत क्या कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग टूल्स भी होने लगे, राइट। ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज एंड ऑर्नामेंट्स, मतलब टूल्स बनने लगे, ऑब्जेक्ट्स ऑर्नामेंट बर्तन कुछ भी जो भी होता है ये धीरे धीरे बनने लगे, राइट। We will see in chapter 6 how this stage prepared for the emergence of what is called civilization के बारे में 6 में देखेंगे, ये तो बात की बात है। For now it is important to remember that this early process of humanity had to face many challenges. At some critical times humanity could have almost disappeared and some earlier species did. We will never know those early humans to whose courage and persistence we owe our existence today. तो कहता है कि ना हम लोग का जो सिविलाइजेशन चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, अब इंपॉर्टेंट यही याद रखने में है क्या ना कि हमारा जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस से, बहुत सारे डिफिकल्टीज से, चैलेंजेस से गुजरा होगा और उसमें भी वो करेज के साथ रह चुका है, तभी हम लोग आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर वो उस क्लाइमेट चेंज या कुछ भी वायरस कुछ भी आया होगा, बीमारी कुछ भी आया होगा, उसको वो लोग फेस किए, बचे, तभी हम लोग एग्जिस्ट कर पा रहे हैं सर। अगर वो नहीं हो पाता तो आज हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाते, यही तब, राइट। तो यहाँ आपका आज का ये चैप्टर फिनिश होता है, 4th चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।